जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। माय नेम इज समीर आलम आपका सर। तो आप सभी का कमेंट की वजह से मैं एक आरपीएफ का जो है बैच लेके आया हूँ फ्री ऑफ बैच, जो आरडब्ल्यूए का बुक है आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का। तो इस बुक का आप लोग जो है लाइन बाय लाइन क्लास ले सकते हैं हमारे टीचर से। तो हमारा टीचर तुम्हारे साथ जो है हर टाइम जो 7:30 बजे जो है क्लास आप लोग को करवाएगा। और इस बैच जो है फ्री आपको लिए बैच है, ठीक है। इसमें जो आप लोग को चैप्टर वाइज 6 पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आरपीएफ कांस्टेबल में दो टोटल हुए थे, इसमें कितने 34 सेट्स हुए थे। और आरपीएफ एसआई में 21 दिन एग्जाम चले, 21 सेट्स की एग्जाम चली थी 21 शिफ्ट में। तो टोटल हो जाता है आपका 55 शिफ्ट, है ना। तो एक शिफ्ट में क्वेश्चन कितने पूछे जाती थी 120। तो टोटल आपका लगभग 6600 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे अगर देखिएगा तो यहाँ पे आप लोगों का इस सेशन के अंदर जीके का चलेगा 12 सेशन। आप लोगों को पहले बता देते हैं जीके का 12 सेशन चलने वाला है। मैथ का 14 सेशन चलेगा, वो भी चैप्टर वाइज। जीके का भी चलेगा। और बहुत लोग ट्रिक के लिए कह रहे थे अपने दिल्ली पुलिस वाले सेशन में, तो इसमें फुल्ली मैथ में ट्रिक ही चलेगा मेरे दोस्त, उस पर भी विशेष ध्यान रखा गया है। रीजनिंग्स का 20 सेट्स चलेंगे, ठीक है। रीजनिंग्स का चैप्टर वाइज 20 सेशन चलेंगे, मैथ का 14 और जीके का 12, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना देर किए हुए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा बोध गया, ठीक है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। बोध गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है। बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। शल्य चिकित्सा के रूप के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो जाना जाता है सुश्रुत को। किन्हें जाना जाता है, सुश्रुत को जाना जाता है। सुश्रुत को सुश्रुत संहिता का प्रणेता भी माना जाता है। आगे की ओर चले उससे पहले बता दें कि चड़क जो है ना, चड़क ये आयुर्वेद के क्षेत्र से संबंधित है। चड़क ने भी आयुर्वेद के एक ग्रंथ लिखे हैं जिसका नाम है चड़क संहिता, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछ रहा आपसे कि बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है। अभय मुद्रा का अर्थ क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा निर्भीकता। क्या होगा, निर्भीकता हो जाएगा। क्या होगा, निर्भीकता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि विनय और सुत्त पिटक निम्न में से किसकी शिक्षाओं का संकलन है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या, गौतम बुद्ध। क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध हो जाएगा। विनय पिटक और सुत्त पिटक, है ना। आगे की ओर चलते हैं। और अभिधम पिटक, ये भी याद रख लीजिएगा, क्या, अभिधम पिटक। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि स्तूप क्यों बनाए गए थे। स्तूप जो है ये क्यों बनाए गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, ठीक है। स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए जाते थे। स्तूप शब्द पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया था। इसका अर्थ क्या होता था, टीला या ढेर होता था, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे कि बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, इसका सही विकल्प लगा लीजिए, होगा क्या, बौद्ध धर्म के बारे में कह रहा है ना। तो आइए इसका सही विकल्प पे चलते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, प्रथम उपदेश। क्या हो जाएगा, प्रथम उपदेश। बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र प्रवर्तन धर्मचक्र प्रथम उपदेश को दर्शाता है। धर्मचक्र किसको दर्शाता है, प्रथम उपदेश को। अगला है कि पद्मिनी बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए थे, पाए गए हैं, माफ कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त अजंता की गुफाओं में। पद्मिनी बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं। जैसे पद्मिनी बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्रित है। किसमें, 1 में। और अजंता की गुफा जो है कहाँ पे है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या है। क्या था, शाही प्रतीक चिन्ह पूछा, क्या चिन्ह ही होगा।
तो प्रतीक होगा इसका राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक जो था ये हो जाएगा आपका गोल्डन ईगल। क्या हो जाएगा? गोल्डन ईगल। अगला है कि शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है, तो शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो पूरा पाषाण काल होगा, मध्य पाषाण काल होगा और नव पाषाण काल होगा। क्लियर है? आगे की ओर चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न आपसे पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो अक्सर देखे जाने वाली जो पशु है वो है बैल। कौन है? बैल। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु का अक्सर देखा जाता, मतलब अक्सर ही मोहर पे बैल का ही चिन्ह मिलता था। हड़प्पा सभ्यता भी की मोहरों पर बैल के अतिरिक्त बाघ, गेंडा, हाथी, बकरी, हिरन, भेड़ आदि पशुओं के चित्र भी देखे जाते थे। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। उससे पहले बता दे कि हड़प्पा सभ्यता के मोहरे का आकार जो था त्रिभुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार और क्या वर्गाकार भी होता था। आगे की ओर चलते कह रहे कि भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो भारतीय नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, अगला है पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था भाई? तो पल्लव राजवंश का संस्थापक जो है सिंह विष्णु थे। कौन थे? सिंह विष्णु। पल्लव राजवंश का संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी, इसे भी याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस धर्म से दिलवारा मंदिर संबंधित है? दिलवारा मंदिर किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। माउंट आबू वाला याद होगा, जैसे दिलवारा मंदिर राजस्थान के सिरोही जनपद के माउंट आबू पर स्थित है। आगे ना, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित कौन हो जाएंगे? अभी धम्मपिटक जो हम पहले ही बता चुके हैं। अगला है, इसी सेशन में पहले बताए आप लोगों को। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? सबसे पहला खोजा गया स्थल जो है वो हड़प्पा था। कौन था? हड़प्पा। हड़प्पा स्थल की खोज वर्ष 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने करी थी। हड़प्पा स्थल की राजधानी माफ कीजिएगा, हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित थी। अब आइए वहीं बता दें मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। क्या होता है इसका मतलब? मृतकों का टीला, इसे इंग्लिश में माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज जो है ये वर्ष 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने करी थी। वहीं बात कर ले लोथल का, तो लोथल स्थल की खोज जो है 1954 ईस्वी में डॉक्टर SR राव ने करी थी। ठीक है, वहीं कालीबंगा का बात कर ले तो कालीबंगा स्थल की खोज अमलनाथ घोष ने करी थी। ठीक है, इसका डेट हमें भी याद नहीं है। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न क्या पूछा कि प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा चोल। क्या होगा? चोल। अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रश्न पूछा कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिलते हैं? जलाशयों के साक्ष्य किन स्थल से मिलते हैं भाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा। सिंधु सभ्यता के धौलावीरा स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा जो है स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा स्थल की खोज वर्ष 1967 से 68 ईस्वी में जेपी जोशी ने करी थी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा कि मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला है? किस भाषा में पूछ लिया है आपसे, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है। किस भाषा में पूछा? इसका सही उत्तर होगा सिंधी भाषा। कौन सा भाषा? सिंधी भाषा।
आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रश्न पूछा है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या? कोशल या कौशल। देखिए कौशल लिखने में ही थोड़ा सा ये डिफरेंस लिया है। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। कौन था? गोपाल। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल एक कुशल प्रशासक था। पाल साम्राज्य का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था और पाल साम्राज्य के शासक बौद्ध धर्म का पालन करते थे। पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्म वेद के नाम से। तो इसका सही विकल्प होगा क्या? अथर्ववेद। क्या होगा? अथर्ववेद। अथर्ववेद को ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। वेद प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ है। इनकी संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेद में क्या होता है? अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा लगभग 10,462 मंत्र है। यजुर्वेद क्या भी 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, यह यज्ञ संबंधी विधि के विधान संबंधी इसमें विधान उधान वगैरह है। ठीक है, अब सामवेद के बारे में है कि यह चारों वेदों में आकर क्या करता है? चारों वेदों में आकर, सॉरी माफ कीजिएगा, आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है सामवेद, आकर नहीं। आगे की ओर चलते हैं। ये संगीत से संबंधित है। कौन? सामवेद। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला, रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्ष। क्या हो जाएगा? हर्ष। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न पूछा, हर्ष किसका कवि था? सॉरी, हर्ष बाण भट्ट के दरबार में कवि थे। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद रचनाओं की भाषा संस्कृत भाषा थी। ठीक है, अगला है आपका कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चोल। क्या हो जाएगा? चोल। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहे कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। अगर आपसे प्रथम पूछ दे तो ऋषभ देव। ठीक है, अगर द्वितीय पूछ दे तो अनंतनाथ। ठीक है, तृतीय पूछे तो पार्श्वनाथ। आगे की ओर आगे सेशन में बताएंगे आप लोगों को। अगला है कि प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था। सांची स्तूप बौद्धों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। सांची स्तूप को महान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1889 ईस्वी में सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहे कि चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। अगले प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए। कह रहे कि जैन मठ संसाधनों, सॉरी माफ कीजिएगा, जैन मठ संस्थानों, हम क्या बोल रहे हैं, सॉरी इसके लिए माफ कीजिएगा हमें। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बसादिस। क्या हो जाएगा? बसादिस। आगे की ओर चले। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए। अब आपसे पूछा है तो गलत जोड़ी कौन हो जाएगा? बिंबिसार गुप्त। अब ये क्यों होगा? क्योंकि बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था, गुप्त से नहीं। चंद्रगुप्त का संबंध मौर्य वंश से है। राजा राम का संबंध चोल वंश से है। कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से है। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहे कि भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली? भारत में वैदिक काल की अवधि जो है 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चली थी। आगे की ओर चलते हैं। वहीं पे उत्तर वैदिक काल का अगर पूछ ले तो 1000 से 600 ईसा पूर्व, ये तो वैदिक काल था। आगे की ओर अगला, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे महाजनपद बन गए थे।
तो संख्या में क्या थे ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 16। कितने? 16। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में 16 थे महाजनपद बन गए थे। जैसे 16 कौन कौन थे? अंग, मगध, काशी, वज्जी, वत्स, अवंती, कौशल, पांचाल, मल्ल, कुरु, चेदी, कंबोज, मत्स्य, सूरसेन, गंधार और अस्मक। ये सभी महाजनपद हैं, ये सभी को भी याद रखिएगा। फिर से रिकॉल कर दे। अंग है मगध, काशी, वज्जी, वत्स, अवंती, कौशल, पांचाल, मल्ल, कुरु, छेदी, कंबोज, मत्स्य, सूरसेन, गंधार और अस्मक। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ये बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है। इसका सही उत्तर होगा वैशाली। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म वर्ष 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली नामक स्थल पर हुआ था। भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर थे। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार नामक स्थल पर हुआ था। अगला है, आपसे पूछा है कि मिलिंद पन्हों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है किसने दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नागसेन। क्या हो जाएगा? नागसेन। अगला है कि दूसरा तमिल संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? तो दूसरा तमिल संगम जो है ये कापत्तपुरम में, ठीक है, ये हुआ था संगम दूसरा। अगला है प्रश्न आपका कि प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन। अगला है कि बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? बुद्ध का वास्तविक जो नाम है ये सिद्धार्थ है। क्या है? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वर्ष 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में कपिल वस्तु नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोदन तथा माता का नाम माया देवी था। चन्ना गौतम बुद्ध का प्रमुख सारथी तथा सेवक था। कंथक गौतम बुद्ध का घोड़ा था। कौन था? कंथक। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। प्रश्न पूछा है कि जिंद अवस्था किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारसी। आगे की ओर चले। प्रश्न पूछा कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे वह कौन से जैन तीर्थकर बने? जैन तीर्थकर कौन से बने हैं? तो इसका सही विकल्प आइए लगा लेते हैं, हो जाएगा क्या? 23वें। कौन सा? 23वें। अब आपको फिर से बता दे कि 23वें जैन धर्म के तीर्थकर बने थे पार्श्वनाथ। कौन बने थे? पार्श्वनाथ। ठीक है। अब वहीं पे पहले ऋषभदेव और दूसरे अजितनाथ और 24वें कौन? महावीर स्वामी। ये तो क्लियर हो ही गए हैं। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे कह रहा है कि गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेशक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिपत्य पर्याय सुत्त। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे कह रहा है बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य जो है ये अश्वघोष ने लिखे थे। कौन लिखे थे? अश्वघोष। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प लगाइए, होगा क्या? तोलकाप्पियम। क्या हो जाएगा? तोलकाप्पियम। अब संगम साहित्य का तोलकाप्पियम ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। इसका संबंध तमिल साहित्य के दूसरे संगम से है। मलिमेगलई के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो यह एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना कवि चितलाई चतनार द्वारा की गई थी। ठीक है। अब शिल्पाधिकारम के बारे में पूछ ले तो यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है जिनकी रचना इलांगो अदिगल द्वारा की गई थी। अगला है आपका कि जीवक चिंतामणि, तो यह एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना जैन मुनि त्रुक्क देवर द्वारा की गई थी। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे। आशा करते हैं क्लियर हो गए होंगे आप लोगों का डाउट्स।
प्रश्न पूछा कि निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प या धन विज्ञान से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा शिल्प शास्त्र। क्या हो जाएगा? शिल्प शास्त्र। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहली जैन परिषद जो है पाटलिपुत्र में। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। पहली जैन, उससे पहले बता दें कि पहली जैन परिषद का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में तथा अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में वर्ष 300 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर वही पूछ ले दूसरी, तो दूसरी जैन परिषद वल्लभी में आयोजित की गई थी। दूसरी जैन परिषद का आयोजन देवर्षि क्षमा सरवन की अध्यक्षता में वर्ष 512 ईसा पूर्व हुआ था। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा, आगे की ओर चलते हैं, क्या पूछा है कि लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर लगाइए, होगा क्या? इसका सही उत्तर महाभारत। क्या होगा? महाभारत। आगे की ओर चलते हैं, रामायण आप वही पूछ ले रामायण आपसे, तो महर्षि वाल्मीकि, शिल्पाधिकारम इंग्लो आंदिगल और जीवक चिंतामणि तुरुत कक देवर। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे, ये सभी को भी क्लियर कर लेते हैं। कह रहा है प्रश्न आपका कि पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका व्याकरण। क्या हो जाएगा? व्याकरण। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे, करेंगे राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक जो है दंतिदुर्ग था। अगला, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो है ये बिंदुसार था। कौन? बिंदुसार। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज और स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सम्राट अशोक। क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, प्रश्न आपसे क्या पूछ लिया है प्रश्न आपसे कि कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? कनिष्क जो थे वो किस वंश के महान राजा थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाण। अगला, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को डैश पैटर्न में रखा गया था। किस पैटर्न में रखा गया था? तो रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में रखा गया था। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? महायान धर्म जो है, शब्द जो है किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। हीनयान महायान 2 भागों में विभाजित हुआ था। आप लोग अच्छे से इसे जानते होंगे। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी। हीनयान संप्रदाय, जैसे बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप। हीनयान संप्रदाय के लोग कर्म और धर्म में विश्वास करते थे, वहीं महायान संप्रदाय के लोग ये क्या करते थे? ये बौद्ध धर्म का नवीन रूप था। अब महायान वाला जो संप्रदाय के लोग थे ये परोपकार में विश्वास करते थे। अब चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हुई थी, जो हीनयान और महायान में विभाजित हुई थी। अगला है कि लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित किस राज्य में है? लगाइए इसका सही उत्तर गुजरात। लोथल गुजरात। ठीक है, आगे की ओर चलते, ये डॉकयार्ड है लोथल, यानी कि जहाजों के गोदी के नाम से भी जाना जाता है लोथल को। अगला है कि बौद्ध धर्म की नींव कितनी महान सच्चाइयों एवं कितनी अंगीय पथ पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 और 8। क्या हो जाएगा? 4 और 8। ठीक है, बौद्ध धर्म की नींव महान सच्चाई कौन कौन से है, कितनी अंगीय और पथ पर आधारित है? जैसे बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। 4 महान सच्चाइयों को भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य तथा 8 अंगीय पथ को भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वहीं आपको बता दें कि भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य कैसे कौन कौन होगा? दुख का कारण, दुख के कारण का निवारण और दुख निवारण का मार्ग। ठीक है, अब आ जाइए आप लोगों को बता दें कि अष्टांगिक मार्ग, तो सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा और अच्छे से याद करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की किस भाषा का प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर लगा लीजिए पाली।
अगला है प्रश्न आपका कि त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर लगाइए होगा क्या? आइए यहाँ पे आपको विकल्प मिलेंगे। क्या? बौद्ध धर्म। क्या मिलेंगे? बौद्ध धर्म, जो विकल्प डी में है। अगला है प्रश्न आपका कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनय पिटक। क्या हो जाएगा? विनय पिटक। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका महायान बौद्ध धर्म। आगे की ओर चले। अगले प्रश्न पे कह रहा है प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका? जैन धर्म उपनिषद। अब उपनिषद का संबंध हिंदू धर्म से है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान हो जाएगा। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ होगा बाइबिल। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ हो जाएगा आपका क्या? आगम साहित्य। क्या हो जाएगा? आगम साहित्य। आशा करते हैं आप लोगों का हर चीज क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जैन धर्म में उपनिषद दिया, जबकि होगा क्या? आगम साहित्य। आगे की ओर चलते अगला प्रश्न पे कह रहे कि विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही विकल्प होगा आपका कर्नाटक। अगला कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये बिहार में स्थित है। ठीक है, बिहार में स्थित है। आगे की ओर चलते हैं। वो इसके बारे में बताए ही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। ठीक है, और उसी में इसमें एक चीज और बता देते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जनपद में स्थित है। 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन स्थानों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किन शासकों द्वारा हम स्थानों पढ़ रहे हैं, माफ कीजिएगा, किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सातवाहन राजवंश। ठीक है, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? तो सातवाहन राजवंश। अगला कि गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध का जो पुत्र है ये राहुल थे। कौन थे? राहुल। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो अश्वमेध यज्ञ होगा। क्या होगा? अश्वमेध यज्ञ। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? दिगंबर और श्वेतांबर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म को श्वेतांबर और दिगंबर दो समुदायों में बांटा गया। श्वेतांबर समुदाय के साधु श्वेत वस्त्र और दिगंबर समुदाय के साधु नग्न अवस्था में रहते हैं। नग्न मतलब बिना कपड़े के। जैन धर्म में स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहे गए हैं। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? तो इसका सही विकल्प लगाइए न्याय दर्शन। क्या होगा? न्याय दर्शन। अगला प्रश्न है आपका कि चीनी यात्री ह्वेनसांग समकालीन थे किनके? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन के समकालीन थे। अगला प्रश्न है आपका कि सित्तानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर लगाइएगा। क्या हो जाएगा? जैन धर्म से। आगे की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पे पूछा आपसे कि तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक। क्या होगा? अशोक। अगला प्रश्न है आपका कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक और स्तूप का निर्माण मूलतः किस राजवंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? तो इसका सही विकल्प लगाएंगे होगा क्या? मौर्य वंश। क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। अगला प्रश्न है आपका कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था उत्तरापथ। क्या कहा जाता था? उत्तरापथ।
ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे उत्तरापथ कहा जाता था। 16वीं शताब्दी में ग्रांड ट्रंक रोड के पुनर्निर्माण का श्रेय शेरशाह सूरी को जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड का अन्य नाम सड़क ए आजम भी था। आगे की ओर चलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ग्रांड ट्रंक रोड जो है कहां से कहां तक है, आप ही लोग के लिए कमेंट बॉक्स है। अगला है कि किसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, अशोक। क्या होगा, अशोक। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है प्रश्न की प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था, तो यह युद्ध जो है उड़ीसा में 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके, तो इसका सही विकल्प लगाइए 14। कितने, 14। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो हर्यक वंश का संस्थापक जो है बिंबिसार था और हर्यक वंश का स्थापना जो है 540 ईसा पूर्व में हुई थी। इसकी राजधानी जो थी गिरिव्रज यानी कि राजगढ़ थी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाल। ठीक है, कौन, पाल वंश का जो साम्राज्य था वो सबसे लंबी अवधि तक रहा। पाल साम्राज्य का जो शासनकाल की अवधि है ये 750 से 1174 ईस्वी तक रही थी। वहीं सेन का बात कर ले, सेन वंश का अवधि तो 1070 से 1230 तक रही थी, जबकि सबसे अधिक कौन, पाल वंश की। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि सातवाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोटीन। क्या, पोटीन कहा जाता था, इसे क्या कहा जाता था, पोटीन। आगे की ओर चलते अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहे कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया, तो इसका सही उत्तर लगाइए होगा क्या, धम्म महामात्र। क्या होगा, धम्म महामात्र। आगे की ओर चले, कह रहे कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, तो इसका सही विकल्प होगा आपका मौर्य वंश। क्या हो जाएगा, मौर्य वंश। आगे की ओर चले, कह रहे कि अशोक के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ, तो इसका सही विकल्प लगाइए होगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग यानी कि आधुनिक युग में उड़ीसा पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे, तो शासकों के चित्र वाले सिक्के कौन जारी किया था, सातवाहन। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। वही आपसे पूछ ले कि सातवाहन वंश की राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, इतना जानकारी भी रखना जरूरी है, हर क्वेश्चंस पे थोड़ा बहुत डिटेल जरूरी है। अगला है कि उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, आर्यभट्ट। क्या होगा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्यभट्ट का जन्म जो है 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना में हुआ था। आर्यभट्ट का भारत के महान गणितज्ञों के महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, आर्यभट्ट का जो स्थान है गणितज्ञों में महत्वपूर्ण स्थान है। आर्यभट्ट ने दो प्रमुख पुस्तकें आर्यभट्टीय और आर्यभट्ट सिद्धांत की रचना करी थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चोल। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है, तो तमिल साहित्य का महाकाव्य कौन हो जाएगा, शिल्पाधिकारम। इसके बारे में बताइएगा आप लोग। अगला है प्रश्न
आपका कि हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तप्त मिट्टी की ईंटें। क्या? तप्त मिट्टी की ईंटें। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे कि निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? तो धन्वंतरी देव। क्या हो जाएगा? धन्वंतरी देव। आगे की ओर चलते हैं, गॉड ऑफ क्या? आयुर्वेदा। आगे की ओर चलते हैं, प्रश्न क्या पूछा आपसे, प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहे कि विद्यालय चोल वंश का संस्थापक था, वह पहले सामंत था। किसका? किसका सामंत था? पल्लवों का। अगला है कि रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? एलोरा की गुफाओं में। अगला, हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था? तो इसका सही उत्तर लगाइए होगा क्या? खारवेल। कौन हो जाएगा? खारवेल हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे की ओर चलते हैं, कलिंग के शासक थे खारवेल, इसके बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से। कह रहा होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? होयसल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या था? द्वार समुद्र। क्या था? द्वार समुद्र। होयसल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? नृपकामा द्वितीय थे। होयसल दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था जिसने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक राज किया था। अगला है आपका पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो था ये चालुक्य वंश का था। किसका? चालुक्य वंश का। चालुक्य की राजधानी जो थी वो बदामी थी। क्या थी? बदामी। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कौन सी चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? दरियाई विजय क्या पाई थी? तो इसका सही उत्तर लगाइए राजा राम। क्या हो जाएगा? राजा राज राज होगा इसका सही उत्तर, राजा राज, राजा राज। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न पूछा आपसे कि कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी? तो कांचीपुरम उसकी राजधानी पल्लव की थी। किसकी थी? पल्लव की। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा है आपसे प्रश्न कि किस वंश ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? तो इसका सही विकल्प लगाइए पांडे। क्या हो जाएगा? पांडे। आगे की ओर चलते हैं, प्रश्न पूछा आपसे कि किस वर्ष में हाइडेस्पस की लड़ाई आयोजित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। हाइडेस्पस की लड़ाई आयोजित 326 ईसा पूर्व में हुआ था। हाइडेस्पस की लड़ाई पोरस तथा सिकंदर महान के मध्य हुई थी। इस लड़ाई को झेलन की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? गोपुरम। क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा कि महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर लगाइए होगा क्या? नरसिंहवर्मन द्वितीय। क्या हो जाएगा? नरसिंहवर्मन द्वितीय। अगला प्रश्न है आपका कि वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मंदिर। किससे? मंदिर से। अगले प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करेंगे। कह रहे कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण वर्ष 1724 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंडा चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र चोल प्रथम। क्या हो जाएगा? राजेंद्र चोल प्रथम। ये इस मंदिर का निर्माण जो है 1035 ईस्वी में हुआ था। आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो श्रवण बेलगोला जो है ये कर्नाटक में स्थित है। अगला कि गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में समृद्ध हुआ? तो इसका सही विकल्प लगा ये कुषाण। क्या हो जाएगा? कुषाण।
आगे की ओर चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहे कि कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पल्लव। क्या होगा? पल्लव। आगे की ओर चलते हैं। कह रहे कि तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया। अब इमारतों का समूह जो है ये क्या किया गया था? निर्मित किया गया था पल्लवों द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? पल्लवों के द्वारा किया गया था। महाबलीपुरम में स्थित इमारतों का समूह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में वर्ष 1984 में शामिल किया गया था। ठीक है। अगला कि एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के मंदिरों का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। किसने? राष्ट्रकूट शासकों ने। ठीक है। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंतिदुर्ग प्रथम थे। राष्ट्रकूट राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में स्थित चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है क्या, उस पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुप्त चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से हैं? तो इसका सही विकल्प लगा लीजिए, होगा क्या? इसका सही विकल्प हो जाएगा बुद्ध। क्या हो जाएगा? बुद्ध हो जाएगा। अगला है कि हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? वानभट्ट। किसने? वानभट्ट ने लिखी थी। वानभट्ट ने कादम्बरी नामक पुस्तक की भी रचना की है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कालिदास ने दो प्रमुख काव्य कुमार संभवम और रघुवंशम की रचना करी। कालिदास की अन्य रचनाओं में दो प्रमुख खंड काव्य ऋतु संहार तथा मेघदूतम और तीन प्रमुख नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम तथा विक्रमोर्वशीयम। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे, और इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरत मुनि। क्या होगा? भरत मुनि। तो यहां से आप लोगों का सेशन समाप्त होता है, क्योंकि ये निम्नलिखित में से क्या था? किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भरत मुनि। भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने संकलित किया। महर्षि वेदव्यास ने रामायण की रचना की। मनु ने मनुस्मृति की रचना की। महर्षि अगस्त्य को सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट के जरूर बताना। एग्जाम सरकारी रिक्रूटमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। गवर्नमेंट की जॉब जितने सारे लेटेस्ट आती है सभी को आप हर एक क्लास जो आप लोग को फ्री दिया जाएगा, इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जो है इस क्लास को अपने 5 फ्रेंड तक जरूर शेयर करना। और हर रोज जो आप लोग क्लास रहेगा 7:30, 8:30, 9:30 और 10 बजे तक आप लोग क्लास रहेगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।